नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और उलझे हुए मामले की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सहयोगी चंद्रनाथ रथ की देर रात हुई हत्या की। हम उपलब्ध सबूतों, बयानों और पुलिस की जांच को एक साथ रखकर देखेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। 1500, जी हां, 1500। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भड़की हिंसा के मामले में अब तक इतने ही लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जरा सोचिए, राज्य में इस वक्त कितना तनाव है, और इसी भारी उथल-पुथल के बीच ये हत्या हुई है जिसने पूरे माहौल को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। भाग 1, आधी रात का एम्बुश। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस घटना की टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर उस रात चीजें किस तरह से घटी। देखिए, ये पूरी खौफनाक वारदात रात 10:30 से 11 बजे के बीच की है। सबसे पहले एक सफेद स्कॉर्पियो का पीछा किया जाता है। फिर उत्तरी 24 परगना के दोहरिया के पास उसे अचानक रोक लिया जाता है और पलक झपकते ही फायरिंग शुरू। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावर वहां से फरार हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये सब एक लोकल अस्पताल से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर हो रहा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर निशाना कौन था। ये थे 41 साल के चंद्रनाथ रथ। ये भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मचारी रह चुके थे और सबसे अहम बात, ये बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। मतलब ये राजनीतिक हलकों में एक जाना माना और अहम नाम था। भाग 2, हमले का विश्लेषण। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस हमले के फॉरेंसिक डिटेल्स पर गौर करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये कोई आम हमला नहीं था। इस पूरी वारदात की जो सबसे खौफनाक बात है ना, वो है इसका परफेक्शन। पुलिस इसे बिल्कुल एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन स्टाइल हिट मान रही है। हमलावरों ने स्कॉर्पियो के दोनों तरफ से गोलियां दागी, और जरा इस बात पे गौर कीजिए, एक भी गोली गाड़ी की बॉडी या सामने के शीशे पर नहीं लगी। उनका निशाना एकदम अचूक था। गोलियां सीधे रथ के दाहिने पेट और बाईं छाती में लगी, जो सीधे दिल को पार कर गईं। साफ है कि सिर्फ और सिर्फ रथ ही उनका इकलौता टारगेट थे। ड्राइवर को जो चोटें आई वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके ठीक बगल में बैठा था। अब इस चश्मदीद के बयान पर ध्यान दीजिए। ये काफी कुछ साफ कर देता है। गवाह ने बताया कि हमलावर एकदम एक्सपर्ट लग रहा था और वो तुरंत वहां से भाग निकला। वहां 2 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला और तुरंत फरार। ये साफ दिखाता है कि ये कोई अचानक हुई झड़प नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी साजिश थी। इस खौफनाक वारदात के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। एक तरफ जहां माहौल में जबरदस्त गुस्सा और तनाव था, वहीं उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और प्रशासन पर भरोसा रखे, न्याय होगा। जाहिर है वो उस नाजुक वक्त में स्थिति को और बिगड़ने से रोकना चाह रहे थे। भाग 3, सुराग और जांच। तो अब सवाल यह है कि पुलिस को मौके से क्या मिला। चलिए जरा पुलिस की जांच और वहां मिले सुरागों का विश्लेषण करते हैं। हमलावरों का प्लान देखिए। जैसे ही एसयूवी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, एक निसान माइक्रा कार अचानक से उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। फिर शूटर अपने काम को अंजाम देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो उस माइक्रा कार को एक सुनसान सी जगह पर छोड़ देते हैं और मोटरसाइकिलों पर बैठकर वहां से तेजी से फरार हो जाते हैं। मतलब एस्केप प्लान भी पूरी तरह से तैयार था। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिएगा, 577। ये क्या है? दरअसल रास्ता रोकने के लिए जिस निसान माइक्रा का इस्तेमाल हुआ था ना, उस पर एक फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, और वो नंबर प्लेट असल में एक ऐसी कार की थी जो वहां से 557 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में पार्क थी। सोचिए पुलिस को चकमा देने के लिए कितनी गहरी प्लानिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल की डीजीपी के मुताबिक जांच में कुछ और अहम बातें सामने आई हैं। क्राइम सीन से जिंदा और जले हुए कारतूस बरामद हुए हैं। नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ तो की ही गई थी। पुलिस को यह भी शक है कि इस हमले से पहले करीब 3 से 4 दिनों तक इलाके की पूरी रेकी की गई होगी, और मामला इतना संगीन है कि अब जांच का दायरा बढ़ाकर बांग्लादेश और झारखंड की सीमाओं तक कर दिया गया है। भाग 4, राजनीतिक प्रभाव। अब इस घटना को थोड़े बड़े नजरिए से देखते हैं। एक ऐसे राज्य में जो पहले से ही राजनीतिक रूप से बटा हुआ है, वहां इस हत्या का क्या असर हो रहा है? देखिए, इस पूरी घटना के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब राज्य के विधानसभा चुनावों में भारी उलटफेर हुआ। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया। चुनाव बेहद कड़े और तनावपूर्ण रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे राज्य का सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था। और ये बात दोनों पार्टियों के बयानों से बिल्कुल साफ झलकती है। अगर हम दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर देखें तो बीजेपी संयम बरतने की बात कर रही है, जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है, लेकिन साथ ही वो टीएमसी के पुराने हिंसा के इतिहास और चुनाव में उनकी हार का भी जिक्र कर रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने रथ की हत्या की निंदा तो की है, लेकिन उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि उनके भी 3 कार्यकर्ता बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा मारे गए हैं, और उन्होंने इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हालात काफी तनावपूर्ण हैं। सोशल मीडिया की कोई अफवाह और ज्यादा हिंसा न भड़का दे, इसके लिए कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेड्स लगे हैं और पुलिस की गश्त काफी बढ़ा दी गई है। तो जैसे जैसे पुलिस इन हमलावरों की तलाश कर रही है, एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या इस गहन जांच के बाद कोई बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश सामने आएगी, या फिर इस खौफनाक हत्या के पीछे कोई बिल्कुल ही अलग कहानी है? सच्चाई जो भी हो, इस मामले ने बंगाल की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है? खैर, आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना है।